अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 8 में आज हम अपने डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन थी जिसकी ज़रूरत थी, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके आंसर करने थे, इसलिए एक छोटा लेक्चर मैंने इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाया। तो उससे पहले हम लेक्चर 7 में कर रहे थे, प्रूफ्स के ऊपर बात कर रहे थे। प्रूफ्स के बाद हमने सेट्स को शुरू किया था। तो सेट्स के ऊपर जो है वो हमारी डिस्कशन जो है वो लेक्चर 10 से ऑनवर्ड जो है वो दोबारा कंटिन्यू होगी, रिज्यूम होगी। लेक्चर 9 में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ एग्जांपल्स जो हैं, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हैं, वो मैं आपके सामने रखूं और उनको हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो क्लैरिफिकेशन थी वो इसमें थी मॉडस टॉलरेंस की, जो स्लाइड आपने इन्फ्रेंस 1 में या इन्फ्रेंस 2 में पढ़ी होगी। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि मॉडस टॉलरेंस का हमें पता है कि वो किस तरह से काम करता है, उसके जो प्रेमिसेस क्या है और उसका कंक्लूजन क्या है। अगर उसको हम देखें तो उसमें हमारे पास जो है वो दो प्रेमिसेस हैं कि एक नॉट क्यू इज ट्रू है और एक पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है। तो उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि हमारा नॉट पी ट्रू है। तो इससे जो रिजल्टेंट टाटोलॉजी बननी थी वो ये बननी थी कि आप अपनी प्रेमिसेस जो है उनको कंजंक्ट करते हैं, यानी उसको कंजंक्शन के जरिए जोड़ते हैं और आपकी जो प्रेमिस है उसके साथ इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो था वो एक गलती हुई है लिखने में कि यहाँ पे नॉट पी की बजाय मैंने नॉट क्यू जो है वो गलती से लिखी है। तो इसको मैं यहीं पे करेक्ट कर देता हूँ ताकि ये चीज आप लोगों के भी नोटिस में आ जाए। तो इसको मैं यहीं पे फिक्स कर देता हूँ। तो ये नॉट क्यू की बजाय यहाँ पे नॉट पी जो है ये हो जाएगा। ओके, तो ये वो क्लैरिफिकेशन थी जो मुझे करनी थी एक प्रीवियस लेक्चर के हवाले से। उसके बाद जो है वो कुछ डिस्कशन थी। एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये जो हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें 4 स्टेटमेंट्स थी और उससे हमने कुछ इन्फ्रेंस करना था, तो उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसको एक दफा दोबारा मैं चाह रहा था कि डिस्कस कर लें। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। वो स्टेटमेंट्स क्या हैं कि इट इज नॉट सनी एंड इट इज कूल। तो ये हमारे पास, इसको हम पी और क्यू अगर कह लें तो पी एंड नॉट क्यू बन जाएगा या नॉट पी एंड क्यू बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन के जो भी हम सिंपल्स जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ चूंकि नंबर ऑफ प्रोपोजिशन ज्यादा थी तो हम पी क्यू आर एस टी की बजाय हम ये कहते थे कि हम ये कहेंगे कि सनी विल रिप्रेजेंट द प्रोपोजिशन कि इट इज सनी, और उसके साथ अगर हम नेगेशन का साइन लगा दें तो वो नॉट सनी हो जाए। इसी तरह कोल्ड को एज ए प्रोपोजिशन सिंबल हम यूज करेंगे और इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज कोल्ड या वेदर इज कोल्ड। स्विम को भी हम प्रोपोजिशन सिंबल के तौर पे यूज करेंगे। इसी तरह सनी जो है ये पहले भी आ चुका है, यही प्रोपोजिशन सिंबल यहाँ पे दूसरी दफा यूज। और यहाँ पे हमने ये देखा है कि ओनली इफ का जो फ्रेज है वो यूज हुआ है। इसका जब इस तरह का आपके पास सेंटेंस हो तो आपको पता है कि इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। जिस तरह हमने देखा था कि आपके पास इफ पी कॉमा क्यू है, इफ पी देन क्यू है, व्हेन पी क्यू है। तो इसी तरह आपके पास था कि ओनली इफ क्यू, पी ओनली इफ क्यू। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको आपको पता है कि कैसे ट्रांसलेट होगा। तो ये जो है वो ट्रांसलेट होगा कि स्विम इम्प्लाइज सनी, क्योंकि पी पहले आ रहा है, ओनली इफ आ रहा है और उसके बाद सनी आ रहा है, तो ये ट्रांसलेट होगा स्विम इम्प्लाइज सनी। उसके बाद ये है कि वी डू नॉट स्विम देन वी विल कैनोए। तो कैनोए जो है ये एक और वर्ड है जिसको हम एज ए प्रोपोजिशन यूज कर रहे हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वी विल कैनोए। वही कैनोए यहाँ पे यूज हो जाएगा और उसका जो प्रेमिस है यानी ये भी एक आपके पास इम्प्लीकेशन बनेगी कि इफ वी कैनोए देन वी विल बी होम बाय सनसेट। और वी विल बी होम बाय सनसेट को हमने रिप्रेजेंट किया है इस वर्ड के साथ। तो यहाँ पे हमने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ ये चीज की है कि जो प्रपोजिशंस हैं उनको होल्ड करने के लिए लेटर की बजाय वर्ड यूज कर लें। उसके बाद हमने करना क्या है, हमारे जॉब ये है कि गिवन द अबव प्रेमिसेस वी नीड टू प्रूव द कंक्लूजन। हमने ये कंक्लूजन जो है इसको प्रूव करना है कि वी विल बी होम बाय सनसेट। ठीक है। तो जो इसको प्रूव करने के तरीके हैं वो हमने पहले देखे थे कि या तो आप ये करें कि इन सबको आपकी जितनी प्रेमिसेस हैं उनको एंड करें और अपना जो
आपका कंक्लूजन है उसको उसके साथ इम्प्लीकेशन से मिला दें, और वो जो आपकी रिजल्टेंट स्टेटमेंट या जो बन जाएगी, जो आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाएगी, उसको आप प्रूव करें कि वो टाइटोलॉजी है। अब यहाँ पे वो मेथड इस्तेमाल करने में क्या मसला होगा? यहाँ पे मसला ये होगा कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस का, लाइक सनी एक प्रोपोजिशन है, कूल दूसरी प्रोपोजिशन है, स्विम तीसरी है, कैनोए चौथी है, और सनसेट जो है वो पांचवी। तो जितनी प्रोपोजिशंस होंगी आपके पास, तो आपका ट्रूथ टेबल जो है वो 2 रेज़ टू पावर दैट नंबर जो है वो बनेगा। लाइक यहाँ पे आपके पास 5 प्रोपोजिशंस हैं, तो आपका ट्रूथ टेबल जो है वो 2 रेज़ पर 5 का बनेगा। तो ये 32 रोज का जो है एक टेबल है वो बनाना मुश्किल है। तो इसलिए हमने एक दूसरा तरीका जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक तरीका ये भी है कि आप अपनी प्रेमिसेस के ऊपर डिफरेंट रूल अप्लाई करते हुए नई इंफॉर्मेशन जो है उसको उसको डिड्यूस करते हैं, और इवेंचुअली आप अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यही दूसरा मेथड जो है वो यूज करने की कोशिश करेंगे इस एग्जांपल में। तो यहाँ पे हमने इसको एज प्रोपोजिशंस लिख लिया है कि सनी जो है वो इट इज सनी है, कूल्ड इज इट इज कूल्ड है, स्विम का मतलब ये है कि वी विल स्विम, कैनोए का मतलब है वी विल कैनोए, सनसेट का मतलब है वी विल बी होम बाय सनसेट। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वो सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हमें गिवन थी, या जो हमारी प्रेमिस का हिस्सा जिसे हम कहते हैं, प्रेमिस का हिस्सा कि नॉट सनी एंड कोल्ड। अब नॉट सनी एंड कोल्ड से आप क्या इन्फर कर सकते हैं? अगर आप अपने जो इन्फ्रेंस रूल्स है उसके ऊपर एक नजर डालें, तो आपके पास एक रूल है जिसमें वो जो कहता है कि इफ पी एंड क्यू हो, अगर पी एंड क्यू ट्रू हो तो उससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि पी ट्रू है, उससे आप ये भी इन्फर कर सकते हैं कि क्यू ट्रू है, क्योंकि कंजंक्शन उसी वक्त ट्रू होगी जब दोनों ट्रू है। तो यहाँ से हमने जो है वो सिंप्लीफिकेशन का जो रूल है उसको अप्लाई करते हुए जो नॉट सनी है इसको इन्फर किया। ठीक है, तो उसको मैंने एज ए 1.1 लिख दिया कि दिस इज नॉट सनी, और सामने ये लिखा है कि ये किस रूल से हमें मिला है, ये सिंप्लीफिकेशन के रूल से। ठीक है, तो जो चीज हमने इन्फर की है यूजिंग अ वैलिड आर्गुमेंट, जो कि हमें पता है कि सिंप्लीफिकेशन एक वैलिड आर्गुमेंट है, उसको हम अपने फर्दर किसी प्रूफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि स्विम इम्प्लाइज सनी, स्विम इम्प्लाइज सनी। तो नॉट सनी, और यानी ये चीज जो हमने अभी इन्फर की है, अगर इसको और इस प्रोपोजिशन को जो कि 2 नंबर पे लिखी हुई है, इसको अगर हम मिला के देखें तो ये आपके पास आपको नजर आएगा कि यहाँ पे मॉडस टोलेंस जो है वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, मॉडस टोलेंस ये कहता था कि अगर आपके पास P इम्प्लाइज Q है और नॉट Q है, तो उससे आप इन्फर कर सकते हैं कि नॉट P है। ठीक है, तो यहाँ पे P जो था उसकी जगह पे स्विम लिखा हुआ है, Q की जगह पे सनी लिखा हुआ है, और नॉट Q की जगह पे नॉट सनी लिखा हुआ है। तो उससे हम ये इन्फर कर सकते हैं यूजिंग मॉडस टोलेंस कि नॉट स्विम जो है ये ट्रू है। अब नॉट स्विम हमें क्यों चाहिए था? कि नॉट स्विम को अगर हम प्रूव कर देते हैं तो उससे हमारा जो नंबर 3 है उसको मिला के हमें कोई नई चीज जो है वो भी प्रूव कर लें। लाइक अगर 2.1 को और नंबर 3 को आप मिला के देखें तो यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या आपके पास अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे मॉडस पोनेंस जो है वो अप्लाई हो सकता है। मॉडस पोनेंस आपको ये कहते हैं कि अगर P इम्प्लाइज Q ट्रू है और P ट्रू है, तो आपके पास Q भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q में नॉट P इम्प्लाइज Q, आप इसको समझ लें। इसका भी हमें पता है कि नॉट P इम्प्लाइज Q भी ट्रू है और नॉट P भी ट्रू है, यानी कि नॉट स्विम भी ट्रू है और नॉट स्विम इम्प्लाइज कैनोए भी ट्रू है। तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं कि कैनोए भी ट्रू है। ठीक है, जब कैनोए ट्रू हो गया और इसको और नंबर 4 को यानी 3.1 को और नंबर 4 को अगर हम मिला के देखें, तो यहाँ पे फिर हम मॉडस पोनेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर कैनोए होएगा और तो कैनोए इम्प्लाइज सनसेट है और कैनोए है, तो आप उससे सनसेट जो है वो, तो यहाँ से हमने सनसेट जो है इन्फर कर ली। और यही चीज थी जो हमें प्रूव करनी थी, जो कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसका कंक्लूजन। तो ये चीज हमने प्रूव की है यूजिंग वैलिड आर्ग्यूमेंट, जो कि हमने अप्लाई की है ऑन द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, और जो इंटरमीडिएट इंफॉर्मेशन हमने रूल्स को अप्लाई करके लगाई। ठीक है, तो इसी चीज को पिछली दफा हमने इस टेबुलर फॉर्म में देखा था कि
नॉट सनी एंड कोल्ड से हम प्रेमिस नंबर 1 से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। नॉट सनी जो है उससे हम डिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1। इसी तरह स्विम इम्प्लाइज सनी, प्रेमिस 2 से हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। नॉट स्विम हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम 2 और 3 के ऊपर मॉडल्स टॉलरेंस अप्लाई करेंगे। इसी तरह स्विम नॉट स्विम इम्प्लाइज कैनोए, प्रेमिस नंबर 3 विच इज अ गिवन इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर और नॉट स्विम के ऊपर यानी 4 और 5 के ऊपर जो है अगर आप मॉडल्स पोनेंस अप्लाई करेंगे तो आप जो है आप कैनोए को इन्फर कर सकते हैं। इसी तरह कैनोए को और 7 को, 7 क्या है, ये आपकी प्रेमिस है, इसके ऊपर अगर आप मॉडल्स पोनेंस दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप सनसेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये वो चीज है जिसको आप, तो आई होप कि इस दफा जो है ये चीज क्लियर हो गई होगी जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है इसके मतलब। तो अभी हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, या अगली कंफ्यूजन जो मुझे फील हुई है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है उसमें थोड़ा कंफ्यूज है कि जो नेस्टेड क्वांटिफायर्स हैं वो कैसे एक्चुअली काम कर रहे हैं। नेस्टेड क्वांटिफायर्स जो है उनको एनालॉगस टू लूप्स हैं, उनको आप इन टर्म्स ऑफ लूप भी सोच सकते हैं। इसके ऊपर आपकी जो बुक है यानी जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको रिकमेंड की है, हाँ ये रोजन की टेक्स्ट बुक है, इसके जो 7th एडिशन है उसमें तो एटलीस्ट मौजूद है एक सब सेक्शन, और आई होप के पिछले जो वर्जन हैं उसमें भी होगा कि आप जो नेस्टेड क्वांटिफायर्स हैं या क्वांटिफायर्स इन जनरल है उनको इन टर्म्स ऑफ लूप कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम उसकी थ्योरी में जाएं, मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो लिखूंगा और उस एग्जांपल को हम देखेंगे कि उसके अगेंस्ट हम क्या लूप्स जो है वो यूज कर सकते हैं या लूप के जरिए उसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा जी कि मेरे पास एक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट आपको ये बता रहा है कि पी ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 0, और एक्स और वाई दोनों की डोमेन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, अब हमने चूंकि एक प्रोग्राम लिखना है, एक कोड लिखना है, तो चूंकि z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट है, तो कोई भी इनफाइनाइट सेट जो है वो हम मेमोरी के अंदर नहीं रख सकते। तो उसके लिए मैंने z का एक सबसेट ले लिया z प्राइम। ठीक है, z प्राइम की अगर आप वैल्यूज देखें तो ये -3 से लेकर +3 तक, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने सबसेट लिया है ये सिमेट्रिक अराउंड 0 है, यानी 0 से लेफ्ट पे भी उतने एलिमेंट लिए हैं, 0 से राइट पे भी उतने एलिमेंट लिए हैं, ताकि ये उसको मिमिक करे एक्चुअल z की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारे पास प्रोपोजिशन है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी ऑफ एक्स वाई, इसके लिए हम क्या लूप लिख सकते हैं। इसी तरह इसके लिए क्या लूप लिख सकते हैं, फॉर सम एक्स ऑल वाई के लिए क्या लिख सकते हैं, और फॉर सम एक्स फॉर सम वाई पी ऑफ एक्स वाई के लिए क्या लूप हमारे पास होगी और उसका रिजल्ट क्या होगा। तो अगली स्लाइड में अभी हम ये देखेंगे कि ये दो लूप सबसे पहले मैंने लिखी हैं। पहली लूप जो लेफ्ट साइड पे है ये फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पे फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है प्रेडिकेट को उसकी वैल्यू के साथ। तो ये मोर और लेस वही चीज है। Excuse me. अब यहाँ पे फंक्शन अगर आप देखें फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई के लिए, तो हमने ये कहा है कि डी जो है वो आपकी डोमेन को होल्ड कर रहा है, इसमें वही वैल्यूज हैं जो हमने जेड प्राइम में रखी। फॉर ऑल एक्स वाई का मतलब है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई। अब यहाँ पे दो लूप्स हमने लगाई हैं, एक आउटर लूप है जो कि एक्स की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, और एक इनर लूप है जो वाई की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। दोनों जो है वो अपनी वैल्यूज 1 बाय 1 एन्यूमरेट कर रहे हैं जो आपका सेट डी है उसमें। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 देन रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा, पहली दफा हम देखेंगे कि x फॉर x एंड डी, x जो है वो d से पहली वैल्यू लेगा दैट इज -3, फॉर y एंड डी, y भी d से पहली वैल्यू लेगा -3, तो आपका x और y क्या होगा -3 इंटू -3 विच इज 9। अब ये 0 के बराबर नहीं है तो आप यहीं से रिटर्न फॉल्स कर, ठीक है, आप यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि आपको एक काउंटर एग्जांपल मिल गया कि आपके पास जो है वो एटलीस्ट एक पेयर ऐसा है जिसके लिए ये आपके प्रपोजिशन जो है वो आपका जो प्रेडिकेट है वो होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहीं से आप रिटर्न फॉल्स करें। और रिटर्न ट्रू अब कब करेंगे, रिटर्न टू ट्रू अब
तब करेंगे जब आपकी ये सारी की सारी लूप जो है ये चल गई, ठीक है, ये दोनों लूप्स जो है ये सारी चल गई और किसी के ऊपर भी आपका रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ, यानी आपको कोई भी काउंटर एग्जांपल नहीं मिली, तो देन आप क्या करेंगे, आप ट्रू रिटर्न, ठीक है। तो ये इजी पार्ट है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई ये भी थोड़ा इजी है, फॉर सम एक्स फॉर सम वाई ये भी थोड़ा इजी है और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने एक जगह पर। दूसरी एग्जांपल है इसी तरह का कि अगर आपके पास ये प्रोपोजिशन हो कि फॉर सम एक्स फॉर सम वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डोमेन बिल्कुल वही है जो हमने पहले यूज की, फंक्शन का नाम हमने चेंज किया, फंक्शन फॉर सम एक्स वाई, इसमें उसी तरह से होगा फॉर एक्स एंड डी फॉर वाई एंड डी, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू, ठीक है। यानी अगर आपको एक भी पेयर ऐसा मिल गया, जो भी पहला पेयर मिल गया जिसके ऊपर एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा, तो आप रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर आपकी ये सारी लूप्स जो है, ये दोनों लूप्स जो है ये सारी की सारी एग्जॉस्ट हो जाती हैं और कहीं पे भी आपका एक्स वाई 0 के बराबर नहीं आता, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप रिटर्न फॉल्स करेंगे। तो ये इसमें आपके पास किस वैल्यू के ऊपर आपका ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहली दफा एक्स की वैल्यू -3 होगी, वाई की वैल्यू -3 होगी, तो ये 0 के बराबर नहीं है। एक्स की वैल्यू वही रहेगी, वाई की वैल्यू जो है -2 हो जाएगी, ये पहला सॉरी -3 जो है वो 9 के बराबर थे, दूसरे में -3 और y की वैल्यू जो है -2 हो जाएगी, ये +6 के बराबर है, अगेन नॉट इक्वल टू 0। फिर आपके पास जो y है वो -1 लेगा और x जो है अभी भी -3 है, -3 इंटू -1 ये आपके पास +3 हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर आप जो है लूप आपका इनर लूप जो है एक दफा फिर चलेगा। इनर लूप जब आपकी ये वैल्यू लेगा 0, यानी y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू अभी -3 है, तो आपका एक्स वाई जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा और आप यहीं से ट्रू रिटर्न कर, ठीक है। इससे आगे आप नहीं देखेंगे क्योंकि आपको एक ऐसे इंस्टेंस मिल गया जिसके ऊपर आपका प्रेडिकेट जो है वो ट्रू है और यही चीज आपको चाहिए होती है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई। इसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे कि जब आपके पास फॉर ऑल एक्स सम वाई हो या फॉर सम वाई फॉर सम एक्स ऑल वाई हो, तो फिर क्या होगा। ये जो केसेस हैं ये उससे थोड़े से डिफिकल्ट हैं क्योंकि इसमें आपके पास जो क्वांटिफायर्स हैं वो डिफरेंट तरह के जो है यूज हो रहे हैं, कहीं पे आपके पास यूनिवर्सल भी है और आपके पास एग्जिस्टेंशियल भी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला जो आपके पास प्रोपोजिशन है ये ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स देयर इज अ वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू -3 होगी तो क्या हमारे पास कोई ऐसा y है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए। सिर्फ एक y चाहिए लेकिन हर x के लिए चाहिए, तो x की वैल्यू जब -3 होगी तो y की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो आपके पास ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सॉरी -2 के लिए भी हमने देखना है कि जब x की वैल्यू -2 होगी तो फिर हमें y की क्या कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जिसके लिए ये 0 हो जाए। तो -2 के लिए आप क्या करेंगे कि -2 के लिए भी 0 के साथ ये सेटिस्फाई हो जाएगा, -1 के लिए भी हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y जो है वो -3 भी इसके लिए इसको ट्रू कर देगा, ठीक है। इसी तरह 1 और 2 और 3 के लिए भी हमें 0 की वैल्यू के ऊपर हम सेटिस्फाई हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने उसी तरह से अपने डोमेन को वही रखा, डोमेन को बिल्कुल चेंज नहीं किया, x की आउटपुट वैल्यू को हमने ट्रू कर दिया। ये ट्रू क्यों किया इसको हम बाद में देखेंगे। ये इसी तरह से आप समझ लेते हैं कि जिस तरह आप एक वेरिएबल x रखते हैं तो उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ या 1 के साथ। तो अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो x को किसी और नंबर के साथ तो आप उसकी वैल्यू 1 रखते हैं, अगर आपने जो है वो ऐड करना हो तो x की वैल्यू आप 0 रखते हैं। वो क्यों 0 और 1 रखते हैं, क्योंकि एक जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और दूसरा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब आपने x आउट की वैल्यूज को एंड करना होगा तो आप x आउट में ट्रू रखेंगे, अगर आपने इसकी वैल्यूज को और करना होगा तो आप उसकी वैल्यूज को इसकी वैल्यू को फाल्स, जैसे कि हम इससे अगली एग्जांपल में देखें। फंक्शन का नाम है फॉर ऑल एक्स सम वाई, ठीक है।
फॉर एक्स इन डी, जब भी एक्स एक नई वैल्यू लेता है तो हम ये सपोज करते हैं कि वाई आउट जो है ये फॉल्स, ठीक है, वाई आउट फॉल्स है। तो उसके बाद हम जब वाई का लूप चलाते हैं फॉर वाई इन डी, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, हम कहते हैं कि वाई आउट जो है ये ट्रू हो जाए, और उसके साथ ही हमारा जो इनर लूप है ये ब्रेक कर जाए, ठीक है, हमारा इनर लूप जो है वो ब्रेक कर जाए। उसके बाद आउटर लूप की जो बॉडी है उसमें हम ये करेंगे कि एक्स आउट इज इक्वल टू एक्स आउट कंजंक्शन वाई आउट, ठीक है, एक्स आउट की जो इनिशियल वैल्यू थी वो ट्रू थी, और जो भी वैल्यू वाई आउट की हमारे पास आई है उसको हम एंड करते जाएंगे, और जब हमारे दोनों लूप जो है वो खत्म हो जाएंगे तो हम जो एक्स आउट की वैल्यू है उसको रिटर्न करेंगे। ये तो था ये कोड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये किस तरह से चलेगा, कब रिटर्न करेगा। तो अभी हम ये देखते हैं 3-4 एलिमेंट्स के जो है एक्स की वैल्यूज के लिए हम ये देख लेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसको मैं अभी एनोटेशन को क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन होगा, हमारे पास जो है वो x की वैल्यू -3 होगी और y की वैल्यू जो है वो भी -3, ठीक है। x जो है -3 है, y आउट को हमने फॉल्स कर दिया है, यहाँ से y की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। -3 का प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये इसमें नहीं जाएंगे और आगे चले जाएंगे। तो y क्या करेगा, y एक नई वैल्यू ले लेगा। तो x जो है वो -3 है अभी तक, और y जो है उसने एक नई वैल्यू ले ली जो कि -2 के बराबर। तो जब y -2 होगा स्टिल आपका प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है, y एक नई वैल्यू जो है वो ले लेगा, तो y की वैल्यू -1 जो है। जब वो वैल्यू -1 आ जाएगी तब भी आपका प्रोडक्ट जो है 0 नहीं है, -3 -1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इफ में नहीं आएंगे, बल्कि आप लूप जो है वो दोबारा चलेगा और y जो है वो एक नई वैल्यू ले लेगा। इस वक्त जो है वो y क्या वैल्यू लेगा, वो वैल्यू लेगा 0। अब 0 के लिए क्या होगा, x मल्टीप्लाइड y जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, y आउट को ट्रू कर देंगे और यहाँ से ब्रेक। तो x आउट क्या होगा, x आउट इज इक्वल टू x आउट जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी जो ट्रू थी, और y आउट आपको ट्रू अभी यहाँ से मिल, ठीक है। तो आपने x आउट को उसके साथ कंजंक्शन किया, अभी x आउट की वैल्यू क्या है, ट्रू। अब आप आउटर लूप आपका खत्म हो गया। जब आउटर लूप खत्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि x ने एक नई वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू अब क्या थी, पहले -3 थी, अब x की वैल्यू आ जाएगी -2। और y ने चूंकि दोबारा चलना है तो y पहली वैल्यू से शुरू करेगा -3 से, और उसके बाद इस पे एक्स वाई 0 नहीं है तो y जो है वो नई वैल्यूज लेता रह जाएगा जब तक कि y की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो -2 इंटू 0 ट्रू हो जाएगा। y आउट को हम ट्रू करेंगे और x आउट इज इक्वल टू x आउट एंड y आउट हो जाएगा, ये फिर x आउट अभी भी ट्रू रहेगा, ठीक है। इसी तरह जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो अब x की वैल्यू जो है वो -2 से -1 हो जाएगी, और फिर वही जो आपका कॉम्बिनेशन है -1 और 0 का, उसके ऊपर आपका ये इफ के अंदर आप एंटर होंगे, y आउट को ट्रू करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे और ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब आप आउटर लूप में जाएंगे और आप x को 0 कर देंगे और आपकी पहली वैल्यू y की इनर लूप में -3 होगी, तो उसके लिए भी x y जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, और आप ब्रेक करने के बाद x आउट को x आउट एंड y आउट के बराबर कर दो, तो x आउट जो है वो दोबारा आपका ट्रू रहेगा। सिमिलरली जिस तरह आप -3 से -1 तक जो था आपकी वैल्यूज जो हैं उनके लिए एक y की वैल्यू मिलती रही विच वाज 0, इसी तरह आपके लिए 1 से लेकर 3 तक जो वैल्यूज हैं उनके लिए भी y की वैल्यू जब 0 होगी तो आपका एक्स वाई 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये कंजंक्शन जो है ये भी आपकी ट्रू ही रहेगी, ठीक है। इस प्रेडिकेट के लिए ये ट्रू ही रहेगी और एट द एंड आप जो है वो ट्रू रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी वर्किंग थी कि ये कोड जो है वो किस तरह से काम करेगा। अब हम इसी का जो दूसरा केस है वो देखते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट्स एन एक्स सच दैट फॉर ऑल वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि क्या x की कोई भी एक वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं
और फिक्स कैसे करेंगे कि उसको किसी भी y से मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, किसी भी y से मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब जो है वो 0 आ जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि इसको अगर हम देखें कि हम x की ये वाली वैल्यू जो है वो कर 0, तो इसको किसी भी y से हम यानी किसी भी किसी सेट के मेंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 के ऊपर ट्रू आना चाहिए। ठीक है, 0 हमारे पास एक ऐसा x का एलिमेंट है जिसको हम किसी भी y के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। इसी तरह से हमने डबल लूप लिखा है, यहाँ पे हमने x आउट को फाल्स लिखा है, ये उसी रीजन से लिखा जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका था। जिस तरह मैंने इसको एनालॉजी बनाई थी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ। तो दो लूप्स हैं, x वैल्यूज ले रहा है d से, y वैल्यूज ले रहा है d से, y आउट को हम शुरू में ट्रू रखते हैं और उसको फाल्स कब करते हैं, जब हमारे पास एक भी ऐसा एलिमेंट आ जाए, यानी ये वही काउंटर एग्जांपल है कि जहाँ पे एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 होगा तो y आउट जो है वो फाल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -3। ठीक है, इसके ऊपर कैसे चलेगा आपका कोड? y आउट आपका ट्रू होगा, x y 0 के बराबर नहीं है, y आउट को आप फाल्स करेंगे और इनर लूप जो है उससे ब्रेक कर देंगे। x आउट क्या था? ये फाल्स था और जो आपका रिजल्ट y आउट है ये भी अभी आपने फाल्स करके ब्रेक किया, तो फाल्स और फाल्स जो है ये फाल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप डिसजंक्शन कर। ठीक है, उसके बाद आपका आउटर लूप जो है उसमें x नई वैल्यू लेगा, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, और y ने चूंकि पहली वैल्यू शुरू से लेनी है तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो ये भी आपके काउंटर एग्जांपल आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है, y आउट अगेन फॉल्स होगा। यहाँ पे आप फॉल्स और फॉल का एक दफा फिर डिसजंक्शन करेंगे और x आउट में फिर फॉल्स आएगा। यही काम -1 और -3 के लिए होगा। ठीक है, लेकिन जब 0 आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फिर देखते हैं क्या होगा। y की पहली वैल्यू क्या है? शुरू से लेगा -3, x 0 है, y -3 है और इस लूप में आने से पहले y आउट को हमने ट्रू कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि 0 इंटू -3 क्या 0 के बराबर नहीं है? 0 के बराबर है, तो हम लूप के अगले एलिमेंट पे चले। तो x तो 0 ही रहेगा और y क्या होगा? y -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी ये फाल्स रहेगा, हम लूप के अगले एलिमेंट पे चले जाएंगे। 0 -1 उसके लिए भी ये फाल्स रहेगा और हम अगले एलिमेंट के ऊपर चले जाएंगे। 0 0 के लिए भी ये फाल्स रहेगा और हम अगले एलिमेंट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह 0 1 के लिए फाल्स रहेगा और अगले एलिमेंट पे चले जाएंगे। प्रोडक्ट जो है 0 के नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं। ठीक है, यानी ये जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखे हैं 0 के, ये वाले और ये वाला, इसके लिए इन सब कॉम्बिनेशन के लिए ये इफ स्टेटमेंट जो है वो फाल्स है। तो हम नए एलिमेंट लेते जा रहे हैं y के लिए, कोई और काम नहीं कर रहे। फाइनली 0 और 1 है, फिर 0 और 2 के लिए यही काम होगा और 0 और 3 के लिए यही काम। जब 0 और 3 के लिए भी ये काम हो चुका होगा तो y ने अपनी आखिरी वैल्यू जो है वो ले ली, यानी इनर लूप आपका कंप्लीट हो गया। और इनर लूप कंप्लीट होने से पहले आपने y आउट को फॉल्स नहीं किया क्योंकि आपकी ये वाली जो कंडीशन है ये कभी ट्रू नहीं हुई। तो इवेंचुअली आपने क्या किया कि आपने फॉल्स नहीं की, तो ये पहले ट्रू थी क्योंकि हमने आउटर लूप में एंटर होने से पहले y आउट को ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे x आउट क्या होगा? x आउट विच वाज फॉल्स, डिसजंक्शन y आउट जो कि ट्रू है। ठीक है, फॉल्स और ट्रू का जो डिसजंक्शन है वो ट्रू होगा, तो ये हमने यहाँ से रिटर्न कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरा ख्याल है कि मिस्टेक है। हाँ, ये रिटर्न फॉल्स नहीं है बल्कि रिटर्न x आउट है। तो जो x आउट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वही वैल्यू हमने जो है वो रिटर्न कर दी है।
एक्स आउट की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वही वैल्यू हमने यहाँ से रिटर्न कर दी। अब चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। उसमें हम एक और प्रेडिकेट जो है वो यूज कर रहे हैं, वो भी इसी तरह क्या कि वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। बाकी सारा सेटअप जो है वो आपका यही है। लेकिन आगे जाने से पहले आप यहाँ पे एक चीज देखें कि ये वाली जो चीज है कि यहाँ पे जो हम कंजंक्शन कर रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं एक और इफ स्टेटमेंट के साथ। यानी कंजंक्शन जो है ये कब ट्रू होगी, जब सारे एलिमेंट जो है वो ट्रू होंगे, और फॉल्स कब होगी कि कोई एक एलिमेंट भी फॉल्स होगा। अगर आपका कोई भी वाई आउट जो है ये फॉल्स हो जाता है, इसको आप इफ कंडीशन में रख सकते हैं, इफ नॉट वाई आउट, तो आप वहीं से रिटर्न फॉल्स कर, ठीक है। और जब आपका आउटर लूप जो है वो खत्म हो तो यहाँ पे आप रिटर्न ट्रू करें, ठीक है। तो ये इस लूप को लिखने का एक और तरीका है, इसी का इक्विवेलेंट कोड लिखने का एक और तरीका। इसी तरह यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप डिसजंक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा दें और ये चेक करें कि वाई आउट इज इक्वल टू ट्रू, तो रिटर्न ट्रू। और यहाँ पे यानी जब आपके दोनों लूप्स खत्म हो रहे हैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लगा दें, तो ये भी आपका इसी तरह का एक इक्विवेलेंट कोड। तो अभी हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट प्रेडिकेट की तरफ, उसको भी हमने लूप की शक्ल में ही देखना है कि वो कैसे किस तरह से काम करता है। For all x for all y x plus y is equal to 0, for some x for some y x plus y is equal to 0। तो जो for all x for all y है या for some x for some y है, ये आपको पता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक में आपने काउंटर एग्जांपल देखनी है और एक में आपने एक पॉजिटिव केस जो है वो ढूंढना है। तो ये चीज जो है ये आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये ट्रू होना चाहिए या नहीं ट्रू। तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई के लिए एक काउंटर एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि -3 और -3 का जो सम है वो 0 के बराबर नहीं। तो ये हमारी काउंटर एग्जांपल है, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स करते हैं, ठीक है। फॉर सम एक्स फॉर सम वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक पेयर ऐसा अगर मिल जाए जिसके अगेंस्ट हम ये कह सकें कि x प्लस वाई 0 के बराबर है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो वो एक पेयर ये वाला है, -3 को ले लें और एक साइड पे 3 को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा मुश्किल केस है उसको हम डिस्कस करते हैं। मुश्किल केसेस हमारे पास ये हैं कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, फॉर ऑल एक्स देयर इज सम वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप x को -3 करेंगे तो क्या y की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप इसमें ऐड करें तो 0 आ जाए? तो वो वैल्यू क्या है? +3, ठीक है। वो वैल्यू क्या है आपकी? +3। इसी तरह अगर आप x को करें -2 तो क्या ऐसी वैल्यू होगी जिसको उसमें ऐड करें तो वो 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। जब x -1 होगा तो y की कौन सी एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसमें ऐड करके 0 आ जाएगा? ये वाली। जब x खुद 0 होगा तो y की क्या वैल्यू होगी जो इसमें ऐड होकर 0 बन जाएगा? वो खुद 0 होगा, ठीक है। x और y दोनों 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो प्रपोजिशन है, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन, ठीक है। ये आप इसको एज एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स कि हर x के लिए एक y है सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल। अब देखते हैं कि इसके मैकेनिक्स और इसका कोड जो है वो उसी तरह से बिल्कुल लिखा हुआ है, जहाँ पे यानी हमने x प्लस एक्स वाई लिखा था वहां पे x प्लस वाई लिख दिया। इसी तरह जहाँ पे एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 था वहां पे x प्लस वाई नॉट इक्वल। बाकी कोड सेम है। इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि ये कोड जो है वो किन वैल्यूज के लिए क्या क्या करेगा। लाइक x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -3 है, तो क्या इनका एडिशन जो है वो 0 के बराबर है? नहीं है। तो हम ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम इफ में एंटर नहीं होंगे बल्कि एक नई वैल्यू लेंगे। तो y की वैल्यू चेंज होकर -2 हो जाएगी, तब भी ये 0 के बराबर नहीं आएगा। -1 पे भी 0 के बराबर नहीं आएगा। जब x y की वैल्यू 0 होगी तब भी x प्लस वाई जो है 0 के बराबर नहीं आएगा। ये 0 के बराबर आएगा जब इवेंचुअली
x जो है वो अपनी आखिरी वैल्यू को देख रहा है, सॉरी y जो है वो अपनी आखिरी वैल्यू को देख रहा है, यानी जब y की वैल्यू +3 हो जाएगी तो तब आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, यानी ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो आप y आउट को ट्रू कर, y आउट को ट्रू करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आप कंजंक्शन कर रहे हैं x आउट इज इक्वल टू x की पुरानी वैल्यू एंड y आउट, तो y आउट ट्रू है, x आउट की पुरानी वैल्यू ट्रू है, तो ये ट्रू है। इसी तरह इसके बाद आप आउटर लूप में बाहर चले जाएंगे और x अपनी वैल्यू लेगा नई विच इज -2, तो -2 जब आपकी x की वैल्यू होगी, y पहली वैल्यू अज्यूम करेगा -3, उसके ऊपर आपकी कंडीशन जो है फॉल्स होगी, -2 पे फॉल्स होगी, -2 -1 पे फॉल्स होगी, -2 0 पे फॉल्स होगी। लेकिन जब आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा कि आपका x तो -2 है लेकिन y जो है वो भी -2 हो गया, सॉरी y जो है वो +2 हो गया, तो इन दोनों का एडिशन 0 के बराबर हो जाएगा। इवेंचुअली आप y आउट को ट्रू करेंगे और ट्रू करने के बाद उसको x आउट के साथ एंड कर देंगे और x आउट की पुरानी वैल्यू जो था वो भी ट्रू थी, ठीक है। इसीलिए ये कोड, इसी तरह ये कोड चलेगा -1 के लिए, इसी तरह ये कोड चलेगा 0 के लिए। 0 के लिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 0,0, ठीक है, x भी 0 y भी 0 हो तो x + y 0, 1 जब x की वैल्यू होगी y की वैल्यू -1 होगी, जिसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी y की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। इसी तरह जब x की वैल्यू 3 होगी y की वैल्यू -3 होगी, जिसके ऊपर ये कंडीशन, तो इवेंचुअली हर एक x की वैल्यू के लिए कम से कम एक दफा आपकी कंडीशन जो है ये वाली ट्रू होगी, ठीक है। कम से कम एक दफा हमें चाहिए, इसीलिए हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया, फॉर सम y यूज किया, नॉट फॉर ऑल y यूज नहीं किया, ठीक है। फॉर ऑल y अगर यूज करते तो जरूरी था कि हर वैल्यू के लिए, y की हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होता। तो आई होप कि इससे थोड़ा मजीद जो है वो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि आपके जो क्वांटिफायर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि उसी तरह से एक हमारे पास है टाइपो मिस्टेक है, उसको पहले से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से x आउट को रिटर्न करना है, ना कि फॉल्स को। यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें क्या है, इसको ट्रू होना चाहिए, ये फॉल्स होना चाहिए। फॉर ऑल x देयर इज अ y सच दैट x + y इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर सम x, सॉरी, फॉर सम x देयर इज अ y सच दैट x + y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास कम से कम एक x ऐसा है कि उसमें आप कोई भी y ऐड कर दें तो वो 0 के बराबर है। तो क्या कोई ऐसा x है जिसमें हम कोई भी y ऐड कर दें, लाइक 0 को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ के पॉजिटिव को, क्योंकि हमें एक x चाहिए, तो 0 को जब हम कंसिडर करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 0 में अगर हम y की तमाम वैल्यूज, यानी y की तमाम वैल्यूज क्या है, -3 भी y की वैल्यू है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। तो 0 में अगर आप y की तमाम वैल्यूज बारी बारी ऐड करें तो सिर्फ एक का रिजल्ट जो है 0 आता है, यानी 0 + 0 का रिजल्ट 0 आता है, 0 + 1 का रिजल्ट भी 0 नहीं है, 0 + -3 का भी 0 नहीं। तो ये वाली वो स्टेटमेंट है जो आपको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, यानी ये वाला जो इसका इक्विवेलेंट कोड है, दिस मस्ट रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये वाला कोड जो है इट हैज टू रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर ये सही लिखा हुआ है, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो वो आप देखें, इसको आइडेंटिफाई कर लें। अभी इसका हम ट्राई रन करते हैं, उसमें भी हमें पता चलता है। तो अगेन डोमेन वही है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, इनका सम 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसके अंदर नहीं जाते बल्कि y की एक नई वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू -2 होगी, तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी समझाने में, कि जब हमारे पास x की वैल्यू -3 होगी
और y की वैल्यू भी -3 होगी, तो x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, तो उससे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम सिंपली ये करेंगे कि y आउट को फॉल्स करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर दें, ठीक है। x आउट इनिशियली क्या था, x आउट को इनिशियली हमने फॉल्स रखा था, तो फॉल्स और फॉल्स का जो डिसजंक्शन है वो फिर फॉल्स रहेगा। x अभी -3 है, y को -2 कर देते हैं, ठीक है। y जब -2 होगा तो तब भी इनका सम 0 के बराबर नहीं है, फिर फॉल्स है। x आउट का और फॉल्स का डिसजंक्शन फिर फॉल्स होगा। इसी तरह -1 है, फिर 0 है, फिर 1 2 3 है। लेकिन किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए -3 को किसी में भी ऐड करें तो आपका रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आता, ठीक है, सिवाय 3 के। लेकिन हमें चूंकि एक काउंटर एग्जांपल चाहिए होती है, तो -3 के साथ जब हम करेंगे तो हम इनर लूप को -3 के ऊपर ही एग्जिट कर देंगे। जब हम -2 को कंसिडर करेंगे, लाइक जब आपके पास आउटर लूप में x की वैल्यू -2 है, तो y अपनी पहली वैल्यू क्या ले रहा है, -3। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0 अगर है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। -2 प्लस -3 -5 है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम बाई आउट को फॉल्स करते हैं और इनर लूप से एग्जिट कर जाते हैं। हम -2 y की वैल्यू लेते ही नहीं है, ठीक है। हम y की वैल्यू -2 लेते ही नहीं है। इसी तरह ये भी ये भी जो हमने 2-3 डिजिट्स लिखे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि आपका जो पहला लूप है, जब x और y की वैल्यू -3 और -3 होगी, तो आपका इनर लूप तो एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि आपको पहली जगह पे एक काउंटर एग्जांपल मिल गई। -3 पे आप इनर लूप में एग्जिट करेंगे और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो आप चेक कर रहे होंगे वो -2 -3 का होगा। उसके बाद जो आप चेक कर रहे होंगे वो -1 और -3 का होगा, ठीक है। -1 और -3 पे भी आपको काउंटर एग्जांपल मिल गया। उसके बाद आप 0 और -3 को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको काउंटर एग्जांपल ही मिलेगा, क्योंकि इनका सम भी 0 के बराबर नहीं। उसके बाद आप 1 और -3 को चेक करेंगे, ठीक है। फिर आप 2 और -3 को चेक करेंगे, फिर 3 और -3 को चेक करेंगे। ये नहीं, मैं ये लिख रहा हूँ कि 2 को चेक करेंगे और -3 को चेक करेंगे। जब 2 और -3 जो है वो इस कंडीशन के सामने आप लेके आएंगे, तो ये काउंटर एग्जांपल है, ये ट्रू होगी, वाई आउट फॉल्स होगा, आप इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे। यानी y जो है वो कभी भी अपनी वैल्यू -3 से ज्यादा, यानी -3 से अगली वैल्यू पे जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि हर दफा हर x की हर वैल्यू के लिए आपको -3 पे ही काउंटर एग्जांपल जो है वो मिलता है, ठीक है। तो आपका जो आउटर लूप है वो कब एग्जिट होगा, जब आपकी जो x की वैल्यू +3 है और y की वैल्यू -3 है, तो यहाँ से ये एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि ये पहली सिचुएशन है जिसमें आपका सम 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर होगा तो आप इस लूप में एंटर नहीं होंगे, बल्कि आप आगे जाएंगे और आप y की एक नई वैल्यू ले लें, ठीक है। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 रहेगी और y की वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी ये कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा कि x 3 है और y -2 है, तो इनका एडिशन जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये यहाँ पे आपकी काउंटर एग्जांपल ये बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे और एग्जिस्टिंग जो फॉल्स हैं आपके पास उनके साथ डिसजंक्शन करेंगे, तो एक्स आउट में इवेंचुअली आपके पास फॉल्स ही, और उसी फॉल्स को आप यहाँ पे रिटर्न कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी क्वांटिफायर्स की यूजिंग लूप, ये खत्म होती है। अब आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जितने भी हमने दो प्रेडिकेट्स को यूज किया और 4-4 केसेस के अंदर इसको हमने देखा है ड्राई रन। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी कोड को, ये सूडो कोड है, किसी खास लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, आप इसको इम्प्लीमेंट करें इन वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद। और उसमें आप एडिशनल चीज ये करें कि आप x और y की वैल्यूज को प्रिंट करते रहें, ठीक है। यानी हर आइटरेशन में आप ये प्रिंट कर रहे होंगे x, y, और एंड पे जो आपने रिटर्न किया उसको भी प्रिंट कर लें, तो उससे होगा ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि x और y की क्या वैल्यू थी जब आपका फंक्शन जो है रिटर्न होगा। तो वो आपको कुछ मजीद इंसाइट्स देगा कि आपके क्वांटिफायर जो है वो कैसे काम, ठीक है।
तो अभी तक के लिए यही है। इससे अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, अपने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, उसमें से कुछ उसकी एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन जो है उनको कंसिडर करेंगे, और उसके बाद जो है फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स की तरफ दोबारा। अल्लाह हाफिज।